अब हम शुरू करेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, इसको समझने के लिए ध्यान से देखना होगा। मान लो हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है। अब लिक्विड सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है? सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है एग्जांपल के तौर पे वो है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड मतलब जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों कंपोनेंट ही क्या है, लिक्विड स्टेट में है। मान लो एक कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट एक तो ए है, और मान लो दूसरा कंपोनेंट जो है वो क्या है इसके अंदर, बी है। इन दोनों से मिलकर के ही क्या बना है, एक लिक्विड सॉल्यूशन बना है। ए भी लिक्विड स्टेट में है और बी भी लिक्विड स्टेट में, दो लिक्विड को मिला करके आपस में एक सॉल्यूशन बनाया गया है। और मैंने इस कंटेनर को क्या किया है, एग्जांपल के तौर पे क्लोज किया है। मैंने इस कंटेनर को फिलहाल क्या किया है, क्लोज किया है। यहाँ पर एक डिवाइस लगाई जाती है, दैट इज बैरोमीटर। जैसे टेम्परेचर मापने की जो डिवाइस होती है, बॉडी का टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर या टेम्परेचर मापने की जो डिवाइस होती है दैट इज थर्मोमीटर, उसी तरह से वेपर प्रेशर को मापने की जो डिवाइस होती है दैट इज बैरोमीटर। बैरोमीटर, तो यहाँ पर मैंने क्या लगाई, एक बैरोमीटर एक डिवाइस लगाई, हालांकि मरकरी की बनी होती है। यहाँ पर मैंने क्या लगाई है, बैरोमीटर एक डिवाइस लगाई है। ठीक हो गई बात। अब मैंने इस लिक्विड सॉल्यूशन को किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या किया है, हीट किया है। मैंने इस टेम्परेचर को हीट किया है, तो यहाँ से वेपर्स निकलेंगे। इस लिक्विड से क्या निकलेंगे, वेपर्स निकलेंगे। अब वेपर्स जब नीचे से ऊपर की तरफ उठती है तो वो लिक्विड की सरफेस पर एक वेपर एक प्रेशर लगा करके उठती है। वेपर जो होंगी जब उठेंगी तो लिक्विड की सरफेस पे क्या लगाएंगी, एक प्रेशर लगाएंगी। उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, जब किसी लिक्विड को हीट किया जाएगा तो वो लिक्विड से निकलने वाली वेपर्स एक वेपर्स जो है प्रेशर लगाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड व्हिच इज नोन एज वेपर प्रेशर, व्हिच इज नोन एज वेपर प्रेशर। इस वेपर प्रेशर को मापा जाता है विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर डिवाइस। जितनी ज्यादा वेपर्स प्रोड्यूस होंगी किसी लिक्विड में उतनी ज्यादा ही वेपर प्रेशर की रीडिंग आएगी इन द बैरोमीटर। अब ये कोई भी कंपोनेंट ए, कोई लिक्विड ए है, कोई लिक्विड बी है। अगर ए के अंदर गैस की सोल्यूबिलिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा वेपर प्रोड्यूस करेगा। बी के अंदर अगर गैस की सोल्यूबिलिटी कम है तो वो कम वेपर प्रोड्यूस करेगा। मान लो ए जो है मान लो वो लेस वोलेटाइल है कंपैरिजन टू बी, लेस वोलेटाइल है, और बी एग्जांपल के तौर पे ये ज्यादा वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल। तो ए जो होगा वो कम वेपर्स प्रोड्यूस करेगा कंपैरिजन टू बी। मतलब ए के वेपर प्रेशर की जो डायमेंशन आएगी, जो यूनिट आएगी, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, कम होगा विद द कंपैरिजन टू बी, इन द कंपैरिजन टू बी। अब अगर बात की जाए रोल्ट क्या कहते हैं, रोल्ट क्या कहते हैं, रोल्ट कहते हैं कि किसी भी लिक्विड में पहले रोल्ट लॉ समझते हैं, रोल्ट्स लॉ समझते हैं। किसी भी लिक्विड में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है इंडिविजुअली ए या बी का जो वेपर प्रेशर होगा, जो ए का वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी ऑफ ए। मतलब क्या बताया, अभी मैंने बताया एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, इसके अंदर गैस की सोल्यूबिलिटी अगर ज्यादा है, इसके अंदर गैस, इस लिक्विड में अगर गैस की सोल्यूबिलिटी क्या है, ज्यादा है, तो हीट करने पे ज्यादा वेपर प्रोड्यूस करेगा। अगर इसके अंदर गैस की सोल्यूबिलिटी कम है तो हीट देने पर ये कम वेपर प्रोड्यूस करेगा। तो
मतलब जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का इंडिविजुअली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंपोनेंट की सोल्यूबिलिटी, मतलब मोल फ्रैक्शन के। लेकिन यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, अच्छा ये बताओ पहले कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ। रोल्ट लॉ क्या कहते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का, कोई भी कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन में, उस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। बट अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ ये पी ए और एक्स ए, पी बी और एक्स बी, यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन रोल्ट लेते हैं, अगर मान लो ए का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर आपको निकालना है, तो प्योर स्टेट में जो ए का पार्शियल प्रेशर था, इन दोनों को मिलाया गया, एक सॉल्यूशन बनाया गया है। लेकिन मिलाने से पहले ए का प्योर स्टेट में भी कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा, दैट इज पी नोट ए। नोट रिप्रेजेंट कर रहा है द प्योरिटी, प्योर कंडीशन ऑफ ए, और नोट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर प्योर कंडीशन फॉर बी। मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर इक्वालिटी लगाया और क्या लगाऊंगा, पी नोट बी। क्या बताया, पी नोट ए और पी नोट बी। तो रोल्ट लॉ क्या कहते हैं, रोल्ट क्या कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, इट्स मोल फ्रैक्शन। सेम केस बी के लिए। और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर आप क्या लगाएंगे, अगर इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वालिटी साइन लगाएंगे, तब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेंगे वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट, इन इट्स प्योर स्टेट। अब डाल्टन क्या कहते हैं, डाल्टन क्या कहते हैं, डाल्टन कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में, ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा, टोटल वेपर प्रेशर इस बैरोमीटर में आएगा, पी कह देता हूं। पी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में ए बी सी डी जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो इस टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ए का पार्शियल प्रेशर कितना है प्लस बी का कितना है प्लस सी का कितना है प्लस डी का। लेकिन अगर बाइनरी सॉल्यूशन का जिक्र हो रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ए और बी दो कंपोनेंट लिए हैं मैंने, तो ए का पार्शियल प्रेशर बी का पार्शियल प्रेशर दोनों को जोड़ देंगे तो निकल के आएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो P इक्वल्स टू, अगर पी ए के प्लेस, यहाँ पर रोल्ट लॉ अगर लगाता हूं तो पी ए के प्लेस पे क्या सेट किया जा सकता है, पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा एक बात और बताओ, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो ही कंपोनेंट हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू कितना, 1। तो यहां से अगर मैं साई ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसी की भी मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस क्या होगा, एक्स बी, 1 माइनस क्या होगा, एक्स बी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, P इक्वल्स टू पी नोट ए और एक्स ए के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस कितना एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा इस पी नोट ए की तो इस टर्म में भी मल्टीप्लाई होगी, इस टर्म में भी मल्टीप्लाई होगी, अंदर दोनों ही केस में मल्टीप्लाई होगी। तो क्या होगा, P इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यहाँ पर समझने की बात है, ध्यान से समझेंगे। इस दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया एक्स बी, यहाँ से प्लस साइन में बचता है पी नोट बी और यहाँ से माइनस साइन में बचता है पी नोट ए। अगर मैं पी नोट ए को इधर पहुंचाता हूँ, ये प्लस साइन है माइनस साइन में गया, P माइनस पी नोट ए इक्वल्स टू पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्स ए, सॉरी एक्स बी।
तो यहाँ से एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई निकल के, सो एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी माइनस पी नोट ए अपॉन पी नोट बी माइनस पी नोट ए। ऐसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ए के निकालोगे तो क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर माइनस बी के निकाल रहे हो तो ए का प्योर स्टेट आ रहा है, तो यहाँ ए का निकालोगे तो किसका आएगा, बी का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो बी के पार्शियल प्रेशर में से प्योर स्टेट में से ए का सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी नोट ए माइनस क्या होगा, पी नोट बी। अब यहाँ पर समझने का ध्यान से क्या टॉपिक है, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर मैं समझता हूँ, यहाँ पर अब मान लो इसमें ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, दोनों इसी के अंदर है, दोनों इसी सॉल्यूशन के अंदर है। जब मैंने क्लोज्ड किया इस कंटेनर को, मैंने सॉल्यूशन इस कंटेनर को क्या किया, क्लोज्ड किया, मतलब ये पूरी तरह से बंद है, ये बर्तन ये बंद है वैसा। अब मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो यहाँ से वेपर इवेपोरेट हुआ, ये लिक्विड इवेपोरेट होकर के किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में। अब चूंकि इस लिक्विड में ए भी है और बी भी है, इस लिक्विड में कौन कौन है, ए भी है बी भी है, मतलब ए के मोल फ्रैक्शन भी है लिक्विड फेज में, बी के मोल फ्रैक्शंस भी होंगे, दोनों ही हैं। जब मैंने इसको गर्म किया है तो वेपर्स ए ने भी बनाई और वेपर्स बी ने भी बनाई, मतलब इस वेपर फेज में यहाँ पे कुछ वेपर फेज में ए भी होगा और बी भी होगा, मतलब कुछ कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आप कैलकुलेट कर सकते हो इन लिक्विड फेज, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी यानी कि कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट किए जा सकते हैं इन वेपर फेज। अब ध्यान से समझना कैसे निकाले जाएंगे। अगर बात करते हैं इस स्टेट में, मतलब लिक्विड फेज में ए के मोल फ्रैक्शन जो निकाले जाएंगे वे इस फॉर्मूले से निकाले जाएंगे, जैसा कि अभी बताया है। ये क्या है, लिक्विड फेज में ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज। सिमिलरली ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन लिक्विड फेज। जो लिक्विड फेज में, इस लिक्विड में क्योंकि यहां पर क्या है भाई, जब मैं इसको क्लोज किया हूं, यहां से ये जब मैंने टेम्परेचर दिया तो ये लिक्विड इवेपोरेट होकर के वेपर्स में जा रहा होगा, और जब वे वेपर्स ऊपर क्लोज कंटेनर से मिल रही होंगी तो वे कंडेंस्ड होकर के क्या आ रही होंगी, वापस से लिक्विड बना रही होंगी। जैसे कि आप हाथ को अगर टच करते हैं गर्म पानी करके, तो अगर हाथ आप रखते हैं गर्म पानी में तो जो वेपर्स बनती हैं वे वापस से कंडेंस्ड होती हैं और आपके हाथ को गीला कर देती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी यही केस रहा होगा, ये जो लिक्विड है ये इवेपोरेट होकर के वेपर बना रहा होगा, और वेपर्स जो है ये कंडेंस्ड होकर के क्या रही होगी, लिक्विड, क्योंकि टेम्परेचर में कंटिन्यूसली दिया जा रहा हूँ, तो यहाँ से लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड, ये कन्वर्जन चल रहा होगा, एक इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। सेम रेट से सेम स्पीड से जब ये चीज हो रही होगी तो वहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रही होगी सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए और बी दोनों प्रेजेंट है इस लिक्विड स्टेट में भी, और ए और बी प्रेजेंट है दोनों कहाँ, उस वेपर स्टेट में भी। अगर ये पूछे कि ए के कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है इन लिक्विड फेज, तो ये तरीका होगा। अगर ये पूछे कि बी के कितने मोल फ्रैक्शंस हैं इन दिस लिक्विड फेज, तो ये तरीका होगा। लेकिन अगर पूछता है कि ए के कितने मोल फ्रैक्शन है, कितनी कंपोजिशन है इन वेपर फेज, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन या कह लो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन कौन सी फेज में बताऊंगा, वेपर फेज। वो कैसे निकालेंगे, ये जो है लिक्विड फेज के लिए मैंने सिंबल दिया एक्स ए और एक्स बी, ए के मोल फ्रैक्शन को सिंबल दिया एक्स ए लिक्विड के लिए, तो वेपर के लिए क्या दे दूंगा, नया सिंबल वाई ए, और बी के लिए क्या दे दूंगा, कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट किसका, बी का, वेपर फेज में क्या सिंबल दे दूंगा, वाई बी, वाई ए। जैसे यहाँ पे एक्स ए एक्स बी है,
वहां पर क्या दे देंगे, वाई ए और वाई बी दे देंगे। तो वाई बी कैसे कैलकुलेट होगा, वाई ए कैसे कैलकुलेट होगा, क्या करना है, इस लिक्विड जो ए है, ये जो ए वेपर है सॉरी, इस वेपर का कितना प्रेशर है, ये वेपर कितना प्रेशर लगा रही है, और वो प्रेशर कैसे पता चलेगा, बैरोमीटर के डिवाइस में या यहां से निकल जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए और विद टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही बी का वेपर फेज में क्या कंपोजिशन होगा, वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी विद टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विद टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। और जिस तरह से बाइनरी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज, दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह से वाई ए और वाई बी का सम भी क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैं पहले इसको रब कर रहा हूँ ऊपर से, देखो कैसे समझेंगे। अगर मैं वेपर फेज में दो ही कंपोनेंट है, एक ए है एक बी है, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, अब बाइनरी सॉल्यूशन के लिए वाई ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, वाई ए की वैल्यू कितनी है, पी ए अपॉन पी, वाई बी की वैल्यू कितनी है, पी बी अपॉन पी। दोनों का एलसीएम क्या आ गया नीचे से, सेम क्या दिख रहा है नीचे, पी, तो यहां से क्या बच गया, पी ए, और क्या बच गया, पी बी, सीधी सी बात है। और पी ए प्लस पी बी की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, पी, पी ए और पी बी जुड़ करके सम होकर के क्या बनाते हैं, पी ही बनाते हैं। तो पी ए प्लस पी बी के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, पी, और नीचे क्या चल रहा है, पी, पी से पी कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 1 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वाई ए प्लस वाई बी की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। जिस तरह से एक्स ए और एक्स बी 1 होता है, उसी तरह से वाई ए और वाई बी भी क्या है, 1 ही है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसको ग्राफिकली हम समझेंगे, देखो ध्यान से कैसे, ये कॉपी करो पहले, हो गया कॉपी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको ग्राफिकली भी हम समझेंगे। मान लो ये 2 कंपोनेंट के लिए ग्राफ बनाया जा रहा है। मान लो ये पहला जो कंपोनेंट है ए, उसका मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली ये लास्ट स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज, ये लास्ट स्टेज, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। लिक्विड स्टेट की बात करें, क्योंकि मैंने जो बताया कि वाई ए और वाई बी रिप्रेजेंट किए जाते हैं किससे, वेपर फेज के लिए, और एक्स ए और एक्स बी रिप्रेजेंट किए जाते हैं लिक्विड फेज के लिए। और दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक्स ए 1 लिखता हूँ, तो दोनों का सम 1 करने के लिए यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 0, 0 प्लस 1 क्या होगा। अब अगर मैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए को यहां से यहां तक क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं, मतलब एक्स ए इधर बढ़ा रहा हूं और एक्स बी इधर बढ़ा रहा हूं। एक्स ए जो है वो देखो यहां 0 to 1 और एक्स बी 0 to 1, सम भी 1 आएगा। मोल फ्रैक्शंस ठीक हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर मैं वेपर प्रेशर ऊपर लूं, ये क्या लूं मैं, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। मान लो ए का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है दैट इज पी नोट ए, दैट इज पी नोट ए। और चूंकि ए कम वोलेटाइल था तो ए का वेपर प्रेशर कम है, ए का वेपर प्रेशर कम ले लिया मैंने, पी नोट ए। और बी ज्यादा वोलेटाइल था, मींस उसका वेपर प्रेशर क्या था, ज्यादा था, तो इससे ज्यादा ले लिया है, या और ज्यादा लिया जा सकता है, ये रहा पी नोट बी। ए लेस वोलेटाइल, कोई भी हो सकता है, ए लेस वोलेटाइल, बी ज्यादा, ऐसा कंडीशन मानिए दोनों सेम वोलेटाइल भी हो सकते हैं, सेम वेपर प्रेशर्स भी हो सकते हैं, सेम वेपर। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर निकालूंगा सोल्यूशन का, कैसे आएगा देखो ध्यान से, ये क्या होगा, ए का जो होगा पी ए कैसे निकालोगे, पी ए क्या होता था, पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी विच इज इक्वल्स टू पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहां से पी ए क्या होगा, पी ए क्या होगा, पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
और यहां से क्या होगा, सॉरी, यहां से क्या होगा, ये पीबी, पीबी क्या होगा, पीबी क्या होगा, पी नोट बी साई बी, भाई पीबी क्या होगा, पी नोट बी साई बी, और पी टोटल जो होगा वो क्या होगा, नियरली पी ए प्लस क्या होगा, पी बी, ये पी टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये होगा किसके लिए, ये रोल्ट लॉ को मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ठीक हो गई बात, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, ये रोल्ट लॉ लिक्विड 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 सॉल्यूशन के लिए समाप्त हो जाता है। अच्छा यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर मैं हेनरी लॉ की बात करता हूँ, अगर मैं हेनरी लॉ की बात करता हूँ, वो क्या है, हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ क्या था, वो था P इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और अगर मैं रोल्ट लॉ की अभी बात करता हूँ, जो मैंने अभी देखा, रोल्स लॉ की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या है, वो केस में क्या है, P इक्वल्स टू पी नोट इंटू सोल्यूबिलिटी। मान लो किसी भी कंपोनेंट की, कोई भी कंपोनेंट ए है, कोई भी कंपोनेंट ए है, उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका प्योर स्टेट में, और उसका मोल फ्रैक्शन, उसका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। अच्छा अगर देखा यहाँ पे, यहाँ पर P ऐसे समझो, ऐसे समझो, P मोल फ्रैक्शन, मतलब अगर देखा जाए तो इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, सिर्फ क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नजर आ रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो रोल्ट लॉ है, कहीं ना कहीं वो ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे एक स्पेशल केस हो किसका, हेनरी लॉ। रोल्ट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ बिकॉज अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ, the partial vapor pressure of any component is equals to the multiplication of मोल फ्रैक्शन विद वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। या ऐसा कह लो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यहां पर भी क्या है, पार्शियल प्रेशर जो होगा, जो मतलब वेपर प्रेशर ऑफ गैस है, वेपर प्रेशर जो होगा, प्रेशर ऑफ है ना, प्रेशर जो अप्लाई किया जाता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, मोल है ना, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस यानी कि मोल फ्रैक्शन के। अच्छा दोनों जो हैं एक दूसरे के इंडिविजुअली केसेस नजर आ रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन का डिफरेंस है। सिर्फ किसका डिफरेंस है, प्रोपोर्शनलिटी साइन का डिफरेंस है। हेनरी ने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है दैट इज के एच, रोल्ट ने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है दैट इज पी नोट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रोल्ट है, रोल्ट इज द स्पेशल case of Henry's law. Henry's law. Because they are different from each other only with the proportionality constant. अब अगर मान लो कोई ही सोल्यूशन में, कोई एक सोल्यूशन है, वो ध्यान से समझना है यहाँ पर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इस बार दोनों लिक्विड नहीं है, मान लो एक सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट जो मिलकर बने हैं वे दोनों क्या नहीं है, लिक्विड नहीं है। मान लो एक सोल्यूशन है, ये लिक्विड सोल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है एग्जांपल के तौर पे। जब लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉलिड इन लिक्विड है, सॉलिड इन क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। तो मैंने इसमें लिक्विड लिया है, मान लो कंपोनेंट ए, ये लिक्विड है और ये वोलेटाइल है, लेकिन इसके अंदर मैंने जो बी डिसोल्व किया है वो सॉलिड स्टेट में डिसोल्व किया है और ये नॉन वोलेटाइल है। तब क्या होगा, जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना होना चाहिए था, बी होगा। अब उस केस में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होता है, पी नॉट बी इंटू मोल है ना, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन बी कंपोनेंट। ये क्या होना चाहिए, ये क्या होगा, इक्वल किसके होगा, जीरो के होगा, जिसकी वजह से जो बी पी बी होगा वो क्या जाएगा, टोटल निकल के जीरो। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना हो रहा है, जीरो। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हम सेट करेंगे इस फॉर्मूले में तो पी किसके इक्वल आएगा, मतलब
अगर किसी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ऐसे दो कंपोनेंट से मिलकर बना है जो एक वोलेटाइल है एक नॉन वोलेटाइल है, तब जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो उस वोलेटाइल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के ही इक्वल होगा। और पार्शियल प्रेशर कैसे दिया जाएगा उस कंपोनेंट का, वो दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ। कैसे दिया जाता है अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ? किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा किसके, उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो है पार्शियल वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। तो यहां से हम निकाला जा सकता है। ठीक हो गई बात।